everybody. In our previous lecture, we have studied about E by M ratio. We have calculated the value of E by M, electronic charge we have found out, and the mass of the negatively charged particle, okay, इलेक्ट्रॉन का. ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. वैसे उसी साल में इसे डिस्कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम टेक किया और गोल्डस्टाइन ने इन 1919 में प्रोटॉन का डिस्कवर किया. इन द सिमिलर वे उन्होंने ये एडवांस लेवल का थोड़ा ये कैथोड रे ट्यूब बनाया गया, ओके. एंड इन दिस मॉडिफिकेशन एनोड हैज़ बीन प्लेस्ड. एनोड यहाँ पे है और परफोरेटेड कैथोड को लिया गया, ओके. और बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज और इसमें जो गैसेस भरे गए, गैस को और इवैक्यूएटेड यहाँ पे प्रेशर को कम करने के लिए ये सब चीज़ थे, ठीक है. तो मॉडिफाइड रूप में उन्होंने ये इस डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एनोड का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डिस्कवर किया. अब देखिए कैसे. व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज एंड एट लो प्रेशर, व्हाट हैपन्स, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जनरेटेड फ्रॉम दिस पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट से ये जनरेट होकर ये किस और मूव किया, कैथोड की तरफ. कैथोड की तरफ मूव किया और ये परफोरेटेड है, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इस साइड मूव किया, तो यहाँ पे न्यूट्रल है. और फिर ये पॉजिटिवली चार्ज इस परफोरेटेड से निकलकर ये बाहर आए और इस मटेरियल को ये इस तरह से रेड ग्लो करने लगा. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. रेड ग्लो करने लगा. यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ओके. ये इस तरह से कुछ ऐसे ये, तो ये इस क्रॉस करके और यहाँ पे ग्लो करने लगा और ये हो गया कैथोड प्लेट, जिस इज परफोरेटेड कैथोड प्लेट. तो इस ऑब्जर्वेशन से पाया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टडी किया गया वो क्या क्या थे, वो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. जैसे देखिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस. क्यों? ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अब देखिए, जैसे ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल है. इससे हम अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव. जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें एटम पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, मान लीजिए अभी ये न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेंगे, हटा देंगे बाय अप्लाइंग पोटेंशियल, तो ये, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज. उसी के बाद सिमिलर वे दूसरे, अगर हम इसमें गैस को उन्होंने डाला और ऑक्सीजन को लिया, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन को निकाला गया और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज. तो इसको निकाल कर फिर पॉजिटिवली. तो ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना, ये जो रे निकला ये डिपेंड किया, क्योंकि मास तो इसके अलग होंगे, इसके भी मास अलग होंगे. तो निश्चित रूप से जब मास अलग होंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली रे पार्टिकल्स का जो नेचर था वो डिपेंड कर रहा था. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि ये इनके मास डिफरेंट थे, तो इसलिए इसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है. अनलाइक कैथोड रे में इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होते हैं, है ना, उसका और मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है. लेकिन इन द केस ऑफ प्रोटॉन, मास इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें रहता है. इसलिए ड्यू टू मास ये क्या हुआ कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. किस तरह का ये जो ग्लो करने लगा फ्लोरेसेंट मटेरियल पे, तो वो डिपेंड करता है टोटली ऑन द मास ऑफ द गैस, ओके. ये पहला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया. नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये क्वाइट डिफरेंट था फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड से. अब देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो.
चार्ज टू मास रेशियो, वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो E/m of particle from which this originate. Now, अब देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द मास फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट, यानी E/m रेशियो जो है ये पार्टिकल का, ये डिपेंड किया ऑन द नेचर ऑफ, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अलग होगा E/m रेशियो, जबकि E/m रेशियो कैथोड रे पार्टिकल का सबका सेम होता है, सभी गैसेस का सेम रहता है, क्योंकि मास नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर मास चूंकि नेग्लिजिबल नहीं है, सब गैसेस के डिफरेंट मासेस होते हैं, इसलिए E/m वैल्यू जो था वो डिपेंड करता था कि जो वॉट एवर यू आर गैस टेकिंग इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो फिर उसके बाद अब देखिए, ये भी फाइंड आउट किया गया कि जैसे मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ positively charged particle is just ये charged particle which is traveling from anode to cathode, positively charged particle has smaller value than cathode ray. Particle has smaller value, इसकी वैल्यू क्या है, कम है, किससे, कैथोड रे से। क्यों? देन कैथोड रे, कैसे? क्योंकि देखिए, यहां मैं समझाती हूँ आपको, इधर पे E/m में मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। तो क्या होगा, पूरी वैल्यू हाई होगी कैथोड रे की, हायर। और इन द केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल E/m ऑफ पॉजिटिव रे, मास क्या होगा, ये मास हाई है, तो ये अगर मास इसका जो है अगर ज़्यादा होगा तो ये टोटल वैल्यू E/m की वैल्यू क्या होगी, लोअर, स्मॉलर हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू ये अगर कम होगा तो ये टोटल होल वैल्यू E/m की वैल्यू लोअर हो जाएगी। दैट्स वाई द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैज E/m जो का रेशियो जो है, E/m की वैल्यू इन द केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज लोअर देन द E/m ऑफ कैथोड रे। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज की एक्सप्लेन कर देती हूँ, इलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव अपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर हम देते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव अप्लाइड करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है इन द केस ऑफ कैथोड रे ये मूव करता था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन इन द केस ऑफ एनोड दिस पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की मूव करेगा। इससे प्रूफ हो गया कि दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल that this particle, beam of particle which is originating from anode has positively charge। ये प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट क्वाइट डिफरेंट था, किससे, कैथोड रे से। तो इस तरह से ये चीज़ें सामने आई, बिल्कुल मतलब उसी समय इसको डिस्कवर होना चाहिए था, लेकिन इसमें टाइम टेक किया। गोल्डस्टेन ने इसका डिस्कवर किया, प्रोटॉन का ये सेम कुछ था लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड था, है ना। और इस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ। अब देखिए,
इसका नाम प्रोटॉन कैसे पड़ा? हाउ? प्रोटॉन इसका नाम कैसे पड़ा? चूंकि स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, सबसे हल्की पार्टिकल ion were obtained from हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से and was called proton. यानी देखिए, हाइड्रोजन गैस जब लिया गया और इससे जब हमने, न्यूट्रल है यहाँ पे, ओके, जब इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो क्या बचा? इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बचा क्या? H+ आयन, है ना। तो इसको हम लोग, उन्होंने ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, क्यों? क्योंकि देखिए E/m इसका मास हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी? E/m कम है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की। मान लीजिए हम ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन का E/m, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा? अधिक होगा, ये वैल्यू अधिक होगा, ओके। तो ये वैल्यू अधिक होगा, m की वैल्यू, तो होल वैल्यू क्या होगी? उसकी अधिक होगी। तो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल हाइड्रोजन का था, इसका मास कम है, तो होल वैल्यू क्या होगा? E/m का सबसे ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का E/m वैल्यू अधिक था विथ रिस्पेक्ट टू द अदर गैसेस विच इज हेवियर देन हाइड्रोजन, ओके। और इनका जब, इसलिए इसको प्रोटॉन कहा गया, क्योंकि जब न्यूट्रल हाइड्रोजन में से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया तो क्या मिला? प्रोटॉन। इसी का नाम दिया गया प्रोटॉन। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पार्टिकल आयन वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, ओके। अब इसकी मॉडल देखिए। इलेक्ट्रॉन उस समय हाइड्रोजन को के पास, ये देखिए, ये पॉजिटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया। उस वक्त एक हाइड्रोजन के पास क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल एटम, है ना। उसमें तो इस समय न्यूट्रॉन है ही नहीं इसमें, इसलिए इसका मास भी बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल था, तो न्यूट्रॉन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एक ये न्यूट्रल हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम हो गया, ओके, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रॉन का, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? देखिए, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का तो डिस्कवर हो गया, एटम भी न्यूट्रल मिला, लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एक्सप्लेन क्या किया? द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो न्यूट्रल रहा, लेकिन बाद में इन 1932 में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास वैल्यू जो डिफरेंट एलिमेंट्स के फाइंड आउट किया गया, तो वो मैच नहीं किया ना। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वैल्यू है ना, उन दोनों के वैल्यूज जो है वो मैच नहीं कर पा रहे थे। तो जेम्स चैडविक in 1932 felt that there is some particles, है ना, which must be neutral, क्योंकि न्यूट्रल तो ऑलरेडी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम हो चुका था, है ना। लेकिन ऐसा कोई न्यूट्रल एटम मस्ट जरूर कोई है जो हमारे एटॉमिक मास को और एटॉमिक नंबर के वैल्यू को डिफरेंट था। तो वो डिफरेंट का कारण उन्होंने जब महसूस किया, फील किया कि जरूर कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो बीच में जो न्यूट्रल होगा, इतना मालूम था कि न्यूट्रल होगा, तो वो उसी की वजह से उसकी वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास रेज हो रहा है ना। तो उन्होंने लेटर he was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom, यानी जरूर कोई न्यूट्रल एटम
न्यूट्रल एलिमेंट एटम का कोई कंस्टिट्यूएंट है। तो दिस पार्टिकल है ना, जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो डिस्कवर्ड किया गया चैडविक के द्वारा बाय हाउ, बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। यानी दिस न्यूट्रल पार्टिकल was discovered by Chadwick, James Chadwick, by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particle बेरिलियम का Be4 एटॉमिक नंबर एंड दिस वाज 9, है ना। तो वैल्यू इज नॉट मैचिंग। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He, इसको हम लोग 4 हैविंग 4 मास 2 एटॉमिक नंबर हीलियम का, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, अब ये रिएक्शन आता भी है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल He, इसका जब इलेक्ट्रॉन को इसमें कितने हो गए 2+2। आप देखिए, जब इसके इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो क्या बचे? He+ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया हैविंग मास 4। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के निकल गए, तो अब ये बचे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल को एक सोर्स के द्वारा, एक इसमें देखिए इस तरह से अल्फा पार्टिकल, ये हो गया सोर्स। ओके, यहाँ पे होल, जिससे ये अल्फा पार्टिकल हीलियम रखा गया इसके अंदर। ये है लेड बॉक्स, जिससे ये रे इधर उधर ना निकले, और इसमें एक जस्ट छोटा सा होल था जिससे ये सोर्स, ये रे निकल पाए। ओके, इसको बॉम्बार्ड किया गया किससे? एक बेरिलियम के थिन शीट ऑफ, थिन एक लेयर का, मल्टी लेयर नहीं, एक लेयर का वो शीट था इस तरह से। ठीक है, 1 लेयर शीट, यानी पतली शीट ऑफ बेरिलियम को लिया गया। ठीक है, बेरिलियम लिया गया, इसको इससे क्रॉस कराया गया। तो व्हाट ही फाउंड? सम इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल था, न्यूट्रॉन ये निकला इस रे से। न्यूट्रॉन्स जब इसको बेरिलियम से पास किया गया तो कुछ पार्टिकल्स ऑब्जर्व किया गया, निकला गया, जो एक इसके बगल में एक पैराफिन वैक्स, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट हैज अ प्रोटोन रिच सरफेस। पैराफिन वैक्स इसको बोलते हैं, पैराफिन वैक्स। ये क्या कर लेता है? पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटोन रिच सरफेस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर लेता है? प्रोटोन रिच सरफेस है पैराफिन बॉक्स। इसमें से जो भी देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा इसमें क्या? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब इससे पास हुआ तो न्यूट्रॉन इसमें आ गया, और ये थोड़ा इसका वेट होता है प्रोटॉन की अपेक्षा, इसका मास अधिक होता है। तो हैवियर पार्टिकल है और प्रोटॉन लाइटियर है उसके मुताबिक, तो वो लाइटियर पार्टिकल को क्या करेगा? आगे पुश करेगा। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था वो इसमें एब्सॉर्ब हो गया। ओके, ये दिस पार्टिकल्स गेट एब्सॉर्ब इन दिस प्रोटोन रिच सरफेस पैराफिन वैक्स में। ठीक है, तो बचा क्या? केवल न्यूट्रॉन। इस तरह से क्या हुआ?
न्यूट्रॉन हैविंग हायर मास देन प्रोटॉन डिस्प्लेसेस द लाइटर पार्टिकल, इस लाइटर पार्टिकल को डिस्प्लेस करके पैराफिन वैक्स अलग कर दिया गया और अब क्या हुआ, केवल न्यूट्रॉन। इस वजह से इस तरह से इसका डिस्कवरी किया जेम्स चैडविक ने और न्यूट्रॉन का फाइंड आउट किया गया कि यही कारण है कि किसी भी गैस का मास क्या होता है, अधिक होता है। क्यों मास क्यों डिफर कर रहा था एटॉमिक नंबर से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन पार्टिकल की वजह से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की वैल्यू डिफर कर रही थी। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये दोनों मिलकर एटॉमिक मास को कंस्टिट्यूट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैसे होता है एटॉमिक नंबर, कैसे होता है, ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए रह गई बात, अब तो हो गया कि एटम के कंस्टिट्यूएंट्स का पता चल गया। हम लोग 1932 तक एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी एटम के कंस्टिट्यूएंट, वेरियस कंस्टिट्यूएंट कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज तीनों तो डिस्कवर हो गए। आपने देख भी लिया कि किस तरह से ये सब डिस्कवर हुए। अब बात आई इसका स्ट्रक्चर, आखिर ये किस तरह से किसी भी एटॉमिक मॉडल, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक एटम में किस तरह से उनका प्लेसमेंट रहता है, किस तरह से। तो सबसे पहला बहुत सारे मॉडल बने, डाल्टन से लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल बनाया, थॉमसन ने बनाया। तो 2 मॉडल को एक्सेप्ट किया गया जिसमें से बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आए। तो पहला मॉडल था, 2 मॉडल्स, एक थॉमसन का था, एक रदरफोर्ड ने। ओके, तो थॉमसन मॉडल जो था, थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसका बहुत सारा नाम है, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल, वाटरमेलन, बहुत सारा नाम दिया गया मॉडल। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कुछ इस तरह से उन्होंने बताया। कैसे, देखिए जिस तरह से एक आपने तरबूज, आजकल तो गर्मियों में बहुत मौसम में मिल रहा होगा, तो आप देखेंगे कि वो जो रेड अंदर में जब काटेंगे तो रेड मास आपको दिखेगा। बीच से अगर काटते हैं तो आपको रेड मास दिखेगा, रेड मास कुछ इस तरह से, ये राउंड शेप में जब काटते हैं 2 आधा, तो ये रेड मास आपको दिखेगा पूरे वो में। और बीच बीच में आपको क्या दिखेगा, ये जैसे पूरा रेड मास आपको दिखेगा पूरे चारों तरफ, और बीच बीच में आपको बीज दिखेगा, उसका सीड जो दिखता है ना, सीड बीच बीच में वो कहीं कहीं पर एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, इस तरह से। ठीक, सॉरी, इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि इट्स एटम एक वाटर बैलन की तरह है, इन विच रेड पार्टिकल को उन्होंने कहा प्रोटॉन, चूंकि न्यूट्रॉन तो डिस्कवर हुआ नहीं था, तो रेड पार्टिकल्स को उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, ये जो रेड मास होता है तरबूज का, वाटरमेलन का, वो उसको बताया उन्होंने प्रोटॉन। और उसमें ये जो सीड को क्या बताया कि जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड रहता है उस रेड मास में, तो जो एम्बेडेड था सीड, उसको उन्होंने बताया, इसको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड into the red mass और रेड मास क्या हो गया, प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन में ये यूनिफॉर्मली, ये प्रोटॉन में बिल्कुल इक्वल। जैसे आप लोग कोई भी पुडिंग बनाते हो, खीर, कोई भी पुडिंग बनाते हो आप लोग, या कुछ हलवा बनाते हो, उसमें किशमिश, काजू वगैरह डालते हैं, तो वो देखते हैं कि या फिर केक होता है, तो ये सारी पुडिंग्स जो बनाते हैं तो उसमें देखते हैं इक्वल। या फिर आप हाइड एंड सीक बिस्किट जरूर खाते होंगे, तो हाइड एंड सीक बिस्किट में भी देखते हैं कहीं कहीं पर बिस्किट के बीच बीच में चॉकलेट्स मिलते हैं आपको। तो उसी तरह से कुछ इसी तरह का उन्होंने मॉडल बनाया।
बताया कि वो पूरा भाग प्रोटॉन है और उसके बीच बीच में जो वो काजू किशमिश या रेजिन्स है या फिर वो हाइड एंड सीक में जो चॉकलेट्स हैं उन सबको इलेक्ट्रॉन बताया। उस तरह से उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि दैट एटम इज अ स्फीयर इन विच पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन द स्फीयर। इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ओके, तो और इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ये एटम को न्यूट्रलिटी को प्रूफ किया कि आखिर कोई एटम न्यूट्रल क्यों होता है। तो आपको मैं लिख देती हूँ और उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स भी बताती हूँ कि आखिर थॉमसन ये सक्सेस नहीं हुआ क्यों, कारण मैं लिख देती हूँ 2-3 पॉइंट्स और उसके बाद मैं ड्रॉबैक्स को भी कंप्लीट करती हूँ। ड्रॉबैक्स भी थोड़ी बता देती हूँ कि इसमें क्या था, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है ना, कंक्लूजन क्या निकाला, दैट एटम इज स्फीयर। इसको आप नोट डाउन भी कर लें तो ज़्यादा बेटर, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। अब देखिए कंक्लूजन ऑफ थॉमसन मॉडल, क्या कंक्लूजन था, दैट एटम इज स्फीयर है इन विच द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब एक अभी मैंने बताया आपको स्फीयर, राउंड स्फीयर है और जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द स्फीयर और इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एम्बेडेड है। ओके, इस तरह से कुछ, ठीक है। ही एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने न्यूट्रलिटी की एटम और जितने एटम उतने प्रोटॉन, तो ये तो उन्होंने न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, बट देर आर सम ड्रॉबैक्स। ये थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि उन्होंने मास को कंसिडर किया इवनली स्प्रेड अक्रॉस द एटम, यानी मास टोटल एटम में स्प्रेड है इक्वली, ठीक है। इट इज स्टैटिक, और उन्होंने क्या हुआ, इट इज स्टैटिक मॉडल, डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें उन्होंने ये बताया है नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव भी करता है। ओके, ये स्टैटिक मॉडल है, यानी एकदम मतलब स्थिर, इसमें कोई भी मूवमेंट की कोई बात नहीं कही गई। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, थर्ड पॉइंट, थर्ड ड्रॉबैक्स, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद जो सेकंड आए रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि एटम्स है उसमें लॉट्स ऑफ स्पेस भी होता है, उनके एक्सपेरिमेंट में स्पेस होता है और वो उनका बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ तक तो आपसे समझ में आ गया होगा आई थिंक, और ये क्यों फेल हुआ और ये तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया, मगर उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आई। तो फिर हम आगे और भी बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, कैसे कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी धीरे धीरे। फिलहाल आप इसको इतना पढ़िए, समझिए, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम रदरफोर्ड पढ़ाएंगे जिसमें आपको पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।